स्वागत है आप सभी का। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम लोग क्लास 10th सिविक्स का पहला चैप्टर यानी सत्ता की सरदारी पावर शेयरिंग को समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सत्ता की सरदारी की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरत है इसकी। सत्ता की सरदारी को समझने के लिए हम यहाँ पर दो देशों का एग्जाम्पल लेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या घटनाएं हुई, जिसके बाद हम समझेंगे कि सत्ता की सरदारी किसी भी शासन पद्धति में, शासन प्रक्रिया में क्यों आवश्यक है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये समझ लें कि सत्ता की सरदारी होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम। इसको अगर परिभाषित करना हो कि सत्ता की सरदारी क्या होती है, पावर शेयरिंग क्या होता है, व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सत्ता की सरदारी देश की शासन प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को भागीदार बनाना ही सत्ता की सरदारी कहलाती है। मतलब देश की शासन प्रक्रिया में समाज के जो भी वर्ग हैं, चाहे वो जाति के आधार पर देखें हम, या फिर लिंग के आधार पर देखें, या क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, उनका हम विभेद न करके समाज के सभी वर्गों को शासन की पद्धति में, शासन की प्रक्रिया में भागीदार बनाएं, तो वही सत्ता की सरदारी कहलाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, सत्ता की सरदारी में सभी समाज के वर्ग को शामिल करके शासन की प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आता है कि सत्ता की सरदारी क्यों आवश्यक है, इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, वाई वी नीड पावर शेयरिंग, हमें सत्ता की सरदारी क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखेंगे, दो उदाहरण देखेंगे। एक बेल्जियम का उदाहरण लेंगे, दूसरा श्रीलंका का। ठीक है, एक बेल्जियम का उदाहरण और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेंगे, जिसके तहत हम समझ पाएंगे कि सत्ता की ज़रूरत क्यों है, सत्ता की सरदारी की ज़रूरत किसी भी देश में, किसी भी शासन प्रक्रिया में क्यों है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति देखेंगे, सिचुएशन क्या है, इन दोनों देशों का भौगोलिक स्थिति क्या है, साथ ही वहाँ पर जातीय जो संरचना है, ठीक है, कास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्षेत्रीय आधार पर, या फिर क्या वहाँ पे स्थितियाँ हैं, तो उसको देखेंगे। यानी बेल्जियम का अलग देखेंगे हम लोग, श्रीलंका का अलग देखेंगे। इन दोनों की स्थिति देखने के बाद हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि संघर्ष का क्रम कैसा होता है, संघर्ष किस प्रकार होता है। संघर्ष के बाद हम देखेंगे कि इसका परिणाम क्या निकलता है। यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका में अलग अलग सत्ता की सरदारी के लिए संघर्ष होते हैं। संघर्ष होने के बाद क्या परिणाम निकलते हैं, और परिणाम दोनों के अलग अलग निकलते हैं यहाँ पे। तो पहले श्रीलंका का परिणाम देखेंगे कि वहाँ परिणाम क्या निकलता है, उसके बाद देखेंगे बेल्जियम में। तो इन दोनों देशों के एग्जाम्पल लेकर, उदाहरण लेकर, हम दोनों देशों के माध्यम से समझेंगे कि सत्ता की सरदारी क्यों आवश्यक है। और ये दोनों देशों के परिदृश्य को देखने के बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा किसी भी शासन प्रक्रिया में सत्ता की सरदारी क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बेल्जियम की स्थिति क्या है। ठीक है, बेल्जियम की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। तो आइए अब बेल्जियम की स्थिति देखते हैं। बेल्जियम का स्थिति क्या है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति। तो इन तीनों स्थिति को यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बेल्जियम का जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि क्षेत्रफल जो है वहाँ, बेल्जियम का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, एरिया जो है वो हरियाणा से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन है कि बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है वो भारत के हरियाणा राज्य से छोटा है। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या यानी बेल्जियम की जो जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन है, वो लगभग 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक है। जो तुलना करें हरियाणा से, तो हरियाणा की आबादी से आधी आबादी बेल्जियम की है। तो यहाँ पर हमने हरियाणा राज्य से तुलना किया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बेल्जियम हरियाणा से थोड़ा छोटा है, और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा से आधी आबादी है बेल्जियम के पास। अब आगे देखते हैं कि इसके पड़ोसी देश कौन है। पड़ोसी देश देखा जाए तो इसके नेबर कंट्री हैं नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग। 4 इसके पड़ोसी देश हैं। इसको, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको नहीं दिखाया क्योंकि इसको डायरेक्शन में आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करने में। लेकिन यहाँ पर आपको ये सवाल पूछता है कि बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आप इसको बस नाम याद रखेंगे। ठीक है, इसका कौन से दिशा में कौन सा देश है, ठीक है, तो उसको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको इसे याद रखना है कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसी देश इसके हैं नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग। 4 इसके पड़ोसी देश हैं बेल्जियम के, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और
लग्जमबर्ग। तो ये 4 पड़ोसी देश आप याद रखेंगे। उसके बाद इसकी कुल आबादी देखें, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन देखा जाए, यानी कि इसका पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर हम इसका जातीय संरचना देखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुल आबादी का 59% जितनी भी जनसंख्या है उसका 59% जनसंख्या फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। यानी कि कुल आबादी का 59% जो जनसंख्या है वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्लेमिश क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे 59% आबादी डच भाषा बोलती है। तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि उत्तर का क्षेत्र जो है बेल्जियम का, वहाँ पे फ्लेमिश क्षेत्र है और ये डच भाषा बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। यहाँ पर डच भाषा वाले लोग रहते हैं। दूसरा है कि 40% जो जनसंख्या है, ठीक है, 40% जो पॉपुलेशन है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ये है वेलोनिया क्षेत्र जो पश्चिमी हिस्सा है देश का, दक्षिणी हिस्सा है देश का, और यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ये 69% और यहाँ पर वेलोनिया क्षेत्र में 40% लोग फ्रेंच। साथ में 1% जो जनसंख्या है, 1% जो जनसंख्या है वो जर्मन बोलती है, ठीक है, जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये किनारे वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसको हम बेल्जियम का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र किनारे क्षेत्र में रहते हैं जर्मन भाषी लोग, ठीक है, जो वेलोनिया क्षेत्र में ही रहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर जो कुल आबादी का जातीय संरचना है वो फ्लेमिश में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो 59% है और डच भाषा बोलते हैं, जबकि वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्रतिशत जो है वो 40% है और ये फ्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि फ्रेंच भाषी लोग, ठीक है, और डच भाषी लोग किन किन क्षेत्रों में रहते हैं और उनका प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रुसेल्स यहाँ की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है और यहाँ पर जो जातीय संगठन है, जातीय संरचना है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो जनसंख्या है टोटल ब्रुसेल्स में, वहाँ पे 80% फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, और 20% डच बोलते हैं, ठीक है। 80% यहाँ पर, यानी कि ये कैपिटल क्षेत्र है ब्रुसेल्स है और यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच बोलते हैं। अब इसमें अंतर क्या है कि डच भाषी जो लोग हैं संख्या में तो अधिक हैं, ठीक है, डच भाषी जो लोग हैं वो संख्या में अधिक हैं, लेकिन उनके पास धन व समृद्धि जो है उस दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर है। यानी कि डच भाषी लोग संख्या में अधिक हैं लेकिन धन और ताकत के मामले में वो काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी वीक हैं, उनके पास शिक्षा की भी काफ़ी कमी दिखाई देती है। जबकि फ्रेंच संख्या जो है, फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या जो है वो यहाँ पर 40% दिख रहे हैं, 40% है और ये डच की तुलना में कम है, लेकिन ये काफ़ी समृद्ध और ताकतवर है, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से भी शिक्षा की व्यवस्था इनके यहाँ काफ़ी अधिक है, इनमें काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। तो फ्रेंच भाषी लोग संख्या में कम हैं लेकिन ताकत और धन के मामले में उनका वर्चस्व अधिक है, जबकि डच भाषी लोग संख्या में अधिक हैं लेकिन वो ताकत, समृद्ध और धन के मामले में, शिक्षा के मामले काफ़ी कमज़ोर है, वीक है। क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है कि 1960 और 50 और 1960 के दशक में, 1950 और 60 के दशक में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव ये उत्पन्न होता है कि डच भाषी जब उनके पास शिक्षा का एक प्रसार होता है तो तुलना करने शुरू करते हैं और देखते हैं कि फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो संख्या में क्या है कि कम है, लेकिन उनका वर्चस्व अधिक है, ठीक है, वो समाज में काफ़ी अधिक समृद्ध है, ताकतवर है। तो वहाँ पे तनाव शुरू होता है, ठीक है, और ब्रुसेल्स में ये तनाव देखने को मिलता है, ठीक है, ब्रुसेल्स में ये तनाव देखने को मिलता है। तो आगे हमने यहाँ पर देखा कि बेल्जियम की क्षेत्रीय स्थिति क्या है, वहाँ पे जातीय संकट क्या उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बेल्जियम में भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कुल वहाँ की जनसंख्या क्या है और जनसंख्या में क्या क्या क्षेत्रीय वितरण है उसको हमने देखा। समस्या क्या है, समस्या ये है कि डच भाषी लोग संख्या में अधिक है, फ्रेंच भाषी कम है, फिर भी फ्रेंच भाषी धन, समृद्धि और ताकत के मामले में डच से आगे हैं, डोमिनेट करते हैं डच को। तो यहाँ पर यह समस्या उत्पन्न होती है, जिसके बाद 1950-60 के दशक में ब्रुसेल्स में
ब्रुसेल्स जो राजधानी है वहाँ पे तनाव देखने को मिलता है, और तनाव की प्रक्रिया के बाद संघर्ष जो होता है वो हम लोग फिर आगे समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम श्रीलंका को देखते हैं कि श्रीलंका में क्या स्थिति है। उसके बाद श्रीलंका की स्थिति देखने के बाद श्रीलंका का हम संघर्ष देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि बेल्जियम में क्या संघर्ष हुआ, उसके परिणाम क्या हुए। तो आइए देखते हैं। अब बेल्जियम की स्थिति देखने के बाद हम श्रीलंका की स्थिति देखते हैं और तुलना करेंगे कि दोनों स्थिति में क्या समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बनती है। तो आइए देखते हैं श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका हम सभी को पता है कि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश भी है, और ये भारत से लगभग कुछ किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, यानी कि बे ऑफ बंगाल जो बंगाल की खाड़ी है उस बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यह एक द्वीपीय देश है। ठीक है, यह एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, यह द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसकी आबादी देखा जाए, इसका हम पॉपुलेशन देखें तो इसका पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है। ठीक है, श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो हरियाणा राज्य है भारत का उसके बराबर है। ठीक है, हरियाणा राज्य के जनसंख्या का बराबर है श्रीलंका की आबादी। इससे पहले हमने बेल्जियम में देखा था कि बेल्जियम में श्रीलंका की आबादी के आधी आबादी बेल्जियम में थी, मतलब 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक बेल्जियम में। यहाँ पर 2 करोड़ है श्रीलंका की आबादी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख समूह है, जाति समूह है, उनमें देखते हैं क्या क्या उनका प्रतिशत है, कौन कौन लोग हैं। तो सबसे अधिक यहाँ पर सिंहली जाति के लोग हैं जो 74% है। सिंहली जाति के लोग हैं जो 74% है, और वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसके अलावा 7% यानी 7% ईसाई लोग हैं। ठीक है, सिंहली 74% बौद्ध को मानने वाले लोग हैं। ईसाई लोग जो 7% है। तमिल, ठीक है, थर्ड है तमिल जो 18% है। तमिल भाषी लोग यहाँ पर 18% है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ठीक है, कुछ हिंदू और कुछ इसमें मुसलमान है, 18%। अब यहाँ पर तमिल लोग जो हैं, तमिल लोग 2 तरह के यहाँ पर हैं, एक श्रीलंकाई तमिल, दूसरा भारतीय तमिल। यानी तमिल भाषा लोग 2 हैं, एक श्रीलंकाई तमिल और दूसरा भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल का जो प्रतिशत है वो 13% है, 13% है। बाकी लगभग 5% के आसपास भारतीय तमिल श्रीलंका में हैं स्थित है। तो श्रीलंका में भारतीय तमिल लगभग 5% के आसपास है। तो यहाँ पर प्रमुख जाति समूह हमने देखा कि सिंहली सबसे अधिक 74% है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ईसाई 7% है। तमिल 18% है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। तमिल 2 प्रकार के लोग हैं इसमें, श्रीलंकाई तमिल एक, दूसरा भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल 13% और लगभग 5% भारतीय तमिल श्रीलंका में बसे। अब प्रमुख समूह जो हैं उनको हम लोग श्रीलंका के मैप पर देखते हैं कि इनका वितरण जो है, जनसंख्या का वितरण, आबादी कहाँ कहाँ इनका बसाव देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि सिंहली जो है, जो श्रीलंका का प्रमुख जाति समूह है, इनका बसाव जो है ये लगभग यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो खाली क्षेत्र है ये श्रीलंका के मुख्य ये क्षेत्र है जिनमें इनका बसाव देखने को मिलता है। साथ में तमिल, जो तमिल भाषी लोग हैं जिनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, इनका बसाव, ठीक है। अब तमिल में 2 प्रकार का तमिल है, एक श्रीलंकाई तमिल। तो इनको देखा जाए तो ये श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र, ये उत्तर और पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में श्रीलंकाई तमिल का बसाव देखने को मिलता है। साथ में भारतीय तमिल जो है इनका बसाव सेंट्रल जो श्रीलंका क्षेत्र है यहाँ पे इनका बसाव, ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पर कुछ हिस्सा यहाँ पर, तो यहाँ पर इनका बसाव देखने को मिलता है। एक चीज़ यहाँ बताते चलें कि तमिल लोग श्रीलंका में जो वैसे हैं वो औपनिवेशिक काल में भारत से गए लोगों यानी भारत से गए मजदूरों के संतान हैं, ठीक है। तमिल लोग श्रीलंका में जो हैं वो भारतीय हैं जो औपनिवेशिक काल में जाके बसे श्रमिक हैं और उनके संतान जो हैं वो तमिल वर्तमान में हैं। तो इस प्रकार से हमने श्रीलंका की स्थिति को समझा। दोनों देशों की स्थिति देखने के बाद अब जरा सोचते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति हो सकती है, बेल्जियम में क्या स्थिति हो सकती थी और श्रीलंका में क्या स्थिति हो सकती थी। तो आइए देखते हैं पहले कि बेल्जियम, जहाँ पर डच भाषी लोग फ्रेंच भाषी लोगों से अधिक थे आबादी की तुलना में, यानी कि डच भाषी 59% और आपके फ्रेंच कितना 40% थे, ठीक है। तो डच भाषी
फ्रेंच पर अपनी इच्छाएं, ठीक है, अपने दबाव बना सकते थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो देश का जो विवाद खड़ा होता तो वहाँ पे देश दो भागों में बंट सकता था। वहाँ पे देश दो भागों में बंट सकता था, जिससे क्या होता है कि ब्रुसेल्स जो राजधानी है वहाँ पे दोनों देश अलग अलग अपने दावे करते कि मेरा अधिकार है तो मेरा अधिकार है। तो इस तरह की समस्याएं वहाँ पे देखने को मिल सकती थी। जबकि श्रीलंका की स्थिति देखें तो श्रीलंका, जहाँ पे सिंहली जाति 74% इनका डोमिनेंस है, ये संख्या में अधिक हैं, तो ये बाकी जो समुदाय है, चाहे तमिल हो चाहे ईसाई हो, उन पे अपना मनमानी, ठीक है, अधिकार थोप सकते थे, अपना कह सकते हैं कि वो मनमानी कर सकते थे बाकी समुदाय पर, चाहे ईसाई हो तमिल, क्योंकि सिंगली जाति का परसेंटेज जो है 74% है। तो इस प्रकार से वहाँ पे अनेक विवाद समस्या हो सकती थी। तो इन दोनों देशों की स्थितियाँ देखने के बाद, यानी श्रीलंका और बेल्जियम की स्थितियाँ देखने के बाद, हम सोच सकते थे कि ये बेल्जियम में डच लोग अपना डोमिनेंस जमा सकते थे बाकी फ्रेंच भाषी लोगों पर। वहाँ पे दो देश बन सकते थे, देश के टुकड़े हो सकते थे। श्रीलंका में क्या हो सकता था कि सिंगली भाषी मनमानी कर सकते थे। तो हमने इस तरह का एक सोच विकसित किया। लेकिन वाकई में श्रीलंका और बेल्जियम में हुआ क्या, उसके क्या परिणाम देखने को मिले, उसको हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका में और बेल्जियम में, इन दोनों में अलग अलग परिणाम देखने को मिले। तो श्रीलंका में क्या परिणाम और बेल्जियम में क्या परिणाम, इन दोनों देशों में अलग अलग परिणाम जो देखने को मिले, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी सस्पेंस के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।